में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे हम आपको जो एनटीपीसी और ग्रुप डी और जेई का जो प्रीवियस पेपर अभी हुआ है वो मैं यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ आपको। जितने भी इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ और ये सीरीज जो है कंटिन्यू आपकी चलती रहेगी जब तक आपका एग्जाम जो है डेट ना आ जाए, ठीक है। और एग्जाम के समय भी ये चलेगा और इसमें मैं इतना क्वेश्चन आपको करा दूंगा आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री से कि आपको और कुछ देखने की जरूरत नहीं होगी। जितना मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ और जितना क्वेश्चन करवा रहा हूँ उसको यदि आप सही ढंग से समझते हैं और नोट डाउन करते जाते हैं तो मैं ये 100% कह रहा हूँ कि आपका जो है इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, क्योंकि मैं इसमें आपका देखिए एनटीपीसी के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं कवर कर रहा हूँ। इसके बाद जो है आपका इसमें जो है आपका ग्रुप डी का जो क्वेश्चन पूछा गया अभी 2019 का वो मैं करा रहा हूँ। इसके बाद जो है इसमें आपका एएलपी का क्वेश्चन मिलेगा, जेई का क्वेश्चन मिलेगा और यही अभी तक जो है रेलवे जो है अभी फिलहाल में कंडक्ट कराया हुआ है। ये तो पुराना पेपर है। ये जो आप देख रहे हैं ग्रुप डी, एएलपी और जेई, ये अभी फिलहाल 2018 और 19 में जो है कंडक्ट कराया गया है। और इसमें जो है आपका साइंस का जो वेटेज था वो मतलब कि स्पेसिफाइड भी किया गया था, इसीलिए साइंस का जो आपका जो क्वेश्चन था वो मतलब कि बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन दिए गए थे इसमें। और आगे आने वाले एग्जाम में भी ये पक्का 100% उम्मीद है कि इसी लेवल के जो है क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम पेपर में मिलेंगे। तो आप जो है इसी लेवल के अपने क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए और आप जो है अपने जो आप जिस भी गाइड से लगा रहे हैं या क्वेश्चन पेपर कहीं से उठा रहे हैं तो जो है आप इसी ढंग के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। क्योंकि पेपर इसी कुछ ढंग के आएंगे। इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है चेंज हो, लेकिन जो है कंसेप्ट सेम रहेगा। तो आज का जो हम लोग चालू करने वाले हैं क्वेश्चन, आप भी ट्राई जरूर कीजिएगा कंसेप्ट समझने का। यदि समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दिया कीजिए, रिप्लाई जरूर हम आपको दे देंगे। देखिए यहाँ पे जो है दिया गया है कि द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट बिलोंगिंग टू द पीरियड 2 एंड शोइंग द स्ट्रॉन्ग कैटेनेशन प्रॉपर्टी। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही डेप्थ में क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले तो आपको जो है कैटेनेशन प्रॉपर्टी होती क्या है और ये कौन से एलिमेंट शो करते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। विदाउट इसके आप बता नहीं सकते हैं कि मतलब कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होगा, ठीक है। तो कैटेनेशन जो प्रॉपर्टी होती है वो जो है कार्बन एलिमेंट जो होते हैं आपके कार्बन एलिमेंट होते हैं जो कि C6H12, ये जो होते हैं आपके एलिमेंट कैटेनेशन प्रॉपर्टी जो है मतलब कि शो करते हैं। कैटेनेशन प्रॉपर्टी होती क्या है इसको आप पहले अच्छी तरह से समझ लीजिए, इसके बाद क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए कैटेनेशन प्रॉपर्टी होती है कि ये एक कार्बन की एक यूनिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो कि क्या करती है कि एक कार्बन को दूसरे कार्बन के साथ जो है लिंक कर एक लार्ज मॉलिक्यूल्स बना देती है, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी हर एक एलिमेंट में नहीं होती है, ठीक है। ये जो है यूनिक प्रॉपर्टी है कार्बन की, जो कि क्या होता है कि आपस में एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ जो है मिलकर एक बहुत ही लॉन्ग चेन जो है ये क्रिएट कर लेता है। और लॉन्ग चेन क्रिएट करने की वजह से क्या होता है कि ये एक लार्ज मॉलिक्यूल्स बना सकता है। और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटेनेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, ये कैटेनेशन प्रॉपर्टी कहलाती है। उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा आपको कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है। अब आपको ये चीज कैटेनेशन प्रॉपर्टी समझ में आ गई है तो आप इजीली बता सकते हैं कि आपका जो है इसमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है। तो देखिए ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो एटॉमिक नंबर के आधार पे दिया जाता है। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर आप देख रहे हैं 6 है, तो यहाँ पे जो होगा 2 और 4 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो यदि आपको कैटेनेशन प्रॉपर्टी मालूम है तभी आप बता सकते हैं। देखिए ये तो मैं आपको कैटेनेशन प्रॉपर्टी बताया, इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ वहां पे कि एक मतलब पूछा जाता है आपसे कि कार्बन की आखिर क्या ऐसी खासियत है कि वो सबसे ज्यादा जो है आपके मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड जो है फॉर्म करता है। तो उसके दो जो होते हैं रीजन होता है कि एक तो आपका कैटेनेशन प्रॉपर्टी होती है जो कि कार्बन कार्बन के बीच में जो है आपका जो बाउंडेशन होता है ये मतलब कि बनता है इनके बीच में, और एलिमेंट में ऐसा नहीं होता है। इन्हीं के ग्रुप में आप सिलिकॉन का भी देख लीजिएगा, इनके ग्रुप के ही है, 4th ग्रुप यानी 14 ग्रुप के हैं, लेकिन उनकी भी एक लिमिटेड है। लेकिन ये जो है ना ये बहुत ज्यादा मिलियन में ये बना सकते हैं बॉन्डिंग।
तो ये कैटेनेशन प्रॉपर्टी एक हो गई, जिसकी वजह से मतलब कि मैक्सिमम कंपाउंड या फिर आप मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं ये कि कार्बन जो है फॉर्म करता है। दूसरा जो प्रॉपर्टी होती है इसकी कार्बन की कि ये जो न्यूक्लियस होता है ये स्मॉल इन साइज होता है, ठीक है, क्योंकि एक फर्स्ट वाले में आपका 2 हो जाएगा, ये 4, तो न्यूक्लियस की जो साइज होती है वो आपका स्मॉल होती है। तो न्यूक्लियस की साइज स्मॉल होने की वजह से क्या होता है कि आपस में इनके बीच का न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच का जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जब आप ये जो आउटर मोस्ट शेल के ये तो अपने में जो है बहुत स्ट्रॉन्ग मतलब कि बंधे हुए हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से, और न्यूक्लियस फोर्स जिसको बोलते हैं हम लोग। अब होता क्या है कि अदर एलिमेंट इनके अटैच में आता है, सपोज कि और कोई कार्बन आता है, तो इन दोनों के बीच में भी क्या होता है कि एक स्ट्रॉन्ग आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है एग्जिस्ट करता है, ठीक है, ड्यू टू स्मॉल न्यूक्लियस साइज ऑफ द कार्बन। तो ये 2 रीजन होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका कार्बन जो होता है मैक्सिमम कंपाउंड, ये कार्बन एलिमेंट जो होता है मैक्सिमम कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स जो है फॉर्म करता है। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरह से भी पूछा गया हुआ है, तो आप इसमें से 3-4 क्वेश्चन बने जो मैं बताया उसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि मतलब जो आपका वायर होता है, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या होता है पीवीसी का एक कवर चढ़ा हुआ रहता है। सपोज ये आपका कोई वायर है, कॉपर वायर है, जो ज्यादातर हम लोग कॉपर वायर ही यूज करते हैं। तो इसके ऊपर क्या होता है कि आप देखेंगे कि एक पीवीसी का जो है आपको किसी भी कलर का, जैसे ब्लैक कलर या फिर आपका रेड कलर, ठीक है, उसका जो है इस पे कोटिंग किया हुआ रहता है, मतलब उस पे कवर चढ़ा हुआ रहता है। तो ये बेसिकली क्यों किया जाता है, तो आपको इसीलिए किया जाता है कि आप शॉर्ट सर्किट से बच सके। यदि ये जो है इसी तरह रहेगा तो ये क्या हो सकता है कि शॉर्ट सर्किट भी अपने में हो सकता है, ठीक है, एक दूसरे से टच करके। तो ये शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऊपर जो है हम लोग पीवीसी का जो है कवर चढ़ाते हैं उस पे। तो ये तो बहुत सिंपल था क्वेश्चन था, ये आप मतलब बना सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें पूछा जा रहा है आपसे, इसमें बोला जा रहा है कि द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द O2, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 जो है क्या होता है ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ से 1-2 क्वेश्चन और मैं आपको बता रहा हूँ जो कि आपको एग्जाम में जरूर ही आएंगे। इसका तो आंसर लगभग सबको मालूम होगा कि आपका जो है जानते ही है कि आपको जो ऑक्सीजन लिखते हैं वो आपका 8 और ये 16 होता है, ठीक है, ये आपका एटॉमिक नंबर है और ये आपका एटॉमिक मास है, ठीक है, ये जो है आपका एटॉमिक ये मास होता है, ये एटॉमिक ये आपका जो होता है वो क्या होता है एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। तो देखिए एटॉमिक नंबर 8 है। चूंकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है इसके 2 एटम है, ऑक्सीजन के 2 एटम है, तो एक एटम का जो है एटॉमिक मास कितना है 16 है, तो 2 की कितना हो जाएगा, तो ये 32 हो जाएगा। तो ये आपका मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 कितना हो जाएगा, आपका 32 हो गया। अब देखिए होता क्या है कि कुछ एलिमेंट जो है, ठीक है, कुछ एलिमेंट जो है कि वो मतलब कि सिंगल फॉर्म में मतलब एग्जिस्ट करते हैं, और कुछ होते हैं कि मतलब कि वो अपना जो फ्री स्टेट होता है उसमें वो जो है एग्जिस्ट नहीं करते हैं, मतलब स्टेबल नहीं रहते हैं। तो अनस्टेबल जो कि फ्री स्टेट में नहीं रहते हैं तो वो क्या करते हैं, या तो वो डाई बनाएंगे या फिर ट्राई या पॉली जो है मॉलिक्यूलर के फॉर्म में बनाते हैं। तो इनके भी एग्जांपल पूछे जाते हैं, जैसे कि क्लोरीन भी होता है, तो ये भी आपका फ्री स्टेट में नहीं होता है। इसमें भी क्या होता है कि आपके क्लोरीन के 2 एटम जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, ये कभी आप Cl नहीं देखिएगा, ठीक है। जब भी ये जब मॉलिक्यूल्स बनाएगा तो ये आपका Cl2 ही बनाएगा। क्लोरीन गैस आप किसी रिएक्शन में देखते हैं तो Cl नहीं देखेंगे आप, वहां पे Cl2 देखेंगे आप, क्योंकि ये जो है Cl के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, अनस्टेबल फॉर्म में रहता है। ये जो है आपका डाई एटॉमिक ये एलिमेंट है, तो हमेशा इसके साथ जो है 2 एलिमेंट रहेंगे, ठीक है। तो ये चीज भी पूछी जाती है आपसे। इसके अलावा जो है सल्फर भी जो होता है वो पॉली एटॉमिक एलिमेंट होता है, ठीक है, वो 3 से ज्यादा जो होते हैं उसको हम लोग पॉली बोलते हैं। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन जो है इस पे बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन यदि आपको कहीं दिखता है तो उसको जरूर आप अटेम्प्ट कीजिए और उसको समझिए कौन कौन से हैं। यहाँ पे जो मुझे याद था वो मैं आपको बता दिया। नाइट्रोजन भी है, N2 जो होता है आपका, ये भी जो है आपका डाई एटॉमिक एलिमेंट है। इसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं
इसमें बोला जा रहा है कि इफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट 282 टू विच पीरियड ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स डज इट बिलोंग। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हमें बोला था कि आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाएंगे लेकिन कंसेप्ट सेम रहेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है 282 है। तो आपको केवल इसमें पूछा जा रहा है कि ये जो है पीरियोडिक टेबल से मतलब किस मतलब की पीरियड से बिलोंग कर रहा है, यानी कि पीरियड बताना है आपको। देखिए पीरियड के लिए हमने क्या बोला था कि आप जो है सेल देखिए कि ये जो है सेल कितने हैं। यहाँ पे आप सेल देख रहे हैं कि फर्स्ट सेल में जो है आपके 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड सेल में जो 8 इलेक्ट्रॉन है और थर्ड सेल में जो है आपका 2 है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ सेल कितने हैं 3 है, यानी कि ये पीरियड कौन सा होगा आपका 3 होगा, ठीक है। यदि यहीं पे पीरियड ना छोड़ के यदि आप ग्रुप की बात की जाती कि आप जो है इसमें ग्रुप बताइए, तो ग्रुप क्या होता है आपका आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो ग्रुप देती है, यहाँ पे कितना हो जाता है 2 हो जाता। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका ग्रुप का होता तो 2, और यहाँ पे चूंकि सेल पूछा गया है तो ये क्या होगा राइट आंसर 3 होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको घुमा फिरा के किसी भी टाइप से पूछे लेकिन आपका कंसेप्ट सेम रहता है, उसी को जो है आप फॉलो कीजिए, ठीक है, जो मैं आपको इस पे कई टाइप के क्वेश्चन करवा चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो बोला जा रहा है मिल्कमैन ऐड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ द बेकिंग सोडा टू द फ्रेश मिल्क। देखिए फ्रेश मिल्क में कोई एक मिल्कमैन है जो कि क्या कर रहा है बेकिंग पाउडर को उसमें मिला रहा है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि जो आपका मिल्क होता है, ये जो मिल्क होता है, ये मिल्क का जो नेचर होता है वो बेसिकली किस टाइप का होता है, ठीक है। तो इसकी पीएच वैल्यू की यदि आप बात कीजिएगा तो पीएच वैल्यू इसकी कितनी होती है, ये आपका लगभग 6.6 होता है, इसी के अप्रॉक्स होता है कुछ, ठीक है, या 6.4 होता है, 6.4 से 6.6 के बीच में होता है ये। तो ये स्लाइटली जो है देखा जाए तो ये क्या है आपका, ये स्लाइटली मतलब कि ये 7 के आसपास में है, ठीक है, और बहुत ही वीक एसिड है ये, ठीक है। इसमें एसिड की मात्रा क्या होती है बहुत ही कम होती है। अब चूंकि इसमें यदि आप बेकिंग पाउडर मतलब ये डालेंगे बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर, तो ये बेसिकली क्या होता है आपका कि ये आपका NaHCO3 होता है, ठीक है, जो कि ये जो होता है एक आप कहिए तो इसको एंटा एसिड बोलते हैं। ये जो होता है आपका एंटा एसिड होता है ये। तो एंटा एसिड होता है तो इसका बेसिक काम यही होता है कि जहां पे भी यदि एसिडिटी की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है, जिस भी चीज में एसिडिटी की मात्रा बढ़ जाती है तो एंटा एसिड लेते हैं ताकि वो कम कर दे एसिडिटी की मात्रा को। तो यहाँ पे मिल्क में भी मिलाने का मेन रीजन यही रहता है कि यदि मान लेते हैं कि एसिडेशन बढ़ा हुआ है मिल्क में, तो उसको वो क्या कर देगा प्रिवेंट कर देगा, रोक देगा या कम कर देगा, ठीक है। यदि पीएच वैल्यू स्लाइटली चेंज हो गया होगा तो उस केस में ये एंटा एसिड यूज करते हैं ताकि वो आपको मेंटेन करके रख सके। और देखिए इसका यूज और मैं बता रहा हूं कहां पे किया जाता है, कंसेप्ट सेम है, ठीक है, लेकिन एप्लीकेशन अलग अलग है। ये एक एप्लीकेशन आपने देखा बेकिंग सोडा का, एक और एप्लीकेशन मैं बता रहा हूं आपको कि यदि आपके जो है कभी कभी पेट में दर्द होता है ड्यू टू एसिड, ठीक है, गैस की वजह से, तो आपको जो है जो मिलता है ये आपका यही एंटा एसिड जो होता है यही काम करता है, ठीक है। इसके अलावा जो होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड भी होता है MgOH, ठीक है। तो ये भी जो होता है आपका, ये भी आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये भी जो है एंटा एसिड है, ठीक है, जो कि एसिडिटी को कम कर देता है, ठीक है। तो ये सारे चीज जो है आप लेते हैं तो ये इसी फॉर्म में केमिकल के फॉर्म में लेते हैं। तो बाकी एप्लीकेशन जो है अलग अलग है, ठीक है, लेकिन चीज जो है एक ही है, कंसेप्ट जो है सेम है, ठीक है। इसके बाद जैसे कि आप फार्मिक एसिड आप जानते हैं कि यदि कुछ आपका कीड़ा मकोड़ा काट देता है तो उस केस में भी आपको ये चीज एंटा एसिड यूज किया जाता है ताकि आपका जो है सॉइलिंग जो है जल्द से जल्द कम हो जाए। तो ये सारे एक ही चीज है, बस अलग अलग ढंग से पूछे जाते हैं और मैं वही चीज आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से क्वेश्चन मतलब बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे हम आपसे। इसमें बोला जा रहा है एन ऑब्जेक्ट इज रिलीज फ्रॉम द सर्टेन हाइट अबव द ग्राउंड जस्ट एट द टाइम इट टच द ग्राउंड इट विल पॉजेज। देखिए यहाँ से ये बोला जा रहा है कि सपोज कि ये कुछ सर्टेन हाइट है, यहाँ से
कोई ऑब्जेक्ट जो है आपको जो है गिराया जा रहा है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट बोला जा रहा है कि जस्ट एट द टाइम इट टच द ग्राउंड, यदि ये यहाँ पे जो है, ठीक है, यहाँ पे यदि आपसे पूछा जाए कि इस ऑब्जेक्ट में जो है मतलब कि कौन सी एनर्जी होगी, तो देखिए जब ये यहाँ से चला था, ठीक है, सपोज ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, इस केस में यदि अब देखा जाए तो मैक्सिमम यहाँ पे क्या था, पोटेंशियल एनर्जी जो था वो मैक्सिमम था, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी की बात किया जाए यहाँ पे, तो काइनेटिक एनर्जी क्या था, चूंकि मोशन में नहीं था अभी, तो काइनेटिक एनर्जी तो आपका मिनिमम होगी, ठीक है। अब जैसे जैसे ये नीचे की तरफ जो है मूव करना स्टार्ट किया, सपोज कि ये जो बॉडी है ये यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो हुआ क्या कि हाइट जो है आपका, ये हाइट यदि नीचे से आप देखते हैं तो ये हाइट क्या होती है, एज की वैल्यू डिक्रीज होने लगी। डिक्रीज होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, यहाँ पे इसकी बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी आपका कम होने लगेगा, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी आपकी, इंक्रीज होगी, ठीक है। तो आप एक चीज ध्यान में रखिएगा कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी हर एक पॉइंट पे क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। और ये कांस्टेंट तभी होगा कि जब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, ठीक है, ये यदि बढ़ रहा है तो इस पॉइंट पे ये कम होगा, और या ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा होगा तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा, तभी जाके वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो ये चीज जो है 3-4 जो आपको पॉइंट में बताया हूं, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, अब ये सबसे नीचे आ गया, तो आप खुद बताइए अब यहाँ पे क्या होगा, एच की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा आपका, मिनिमम हो जाएगा, और आपका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, मतलब कि यहाँ पे जो है मोशन में होगा तो काइनेटिक एनर्जी होगी, बाकी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा। तो यही चीज आपसे ये पूछा जा रहा है कि आखिर उस केस में, उस कंडीशन में जो होगा आपका कौन सी एनर्जी जो है वो पोजेस करेगा, तो काइनेटिक एनर्जी होगा, बाकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम यानी कि 0 हो जाएगी वो, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं कभी कभी बहुत ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स बना दिए जाते हैं, ठीक है। तो आप जो है यदि इस कंसेप्ट को समझे हैं तो उस टाइप का न्यूमेरिकल वैल्यू भी ग्रुप डी में पूछा गया है क्वेश्चन, वो मैं कराऊंगा तो वो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, इसी पे बेस्ड रहता है ये। बाकी ये जो कॉन्सेप्ट है ना कांस्टेंट वाला, इसी कांस्टेंट पे वो बेस्ड रहता है क्वेश्चन, तो वो मैं कराऊंगा आपको, मैं धीरे धीरे पूरा आपको सीरीज करवा दूंगा। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमेशा चैनल पे बने रहें और अपने दोस्तों को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें, ताकि मैं आपके लिए जो है और कुछ अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करूं और अंदर से हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। देखिए ये क्वेश्चन जो है दिया गया है आपका, एन इलेक्ट्रिकल बल्ब हैविंग द वोल्टेज आपका 240 वोल्ट दिया गया है और आपका करंट दिया गया है, पावर पूछा गया है। देखिए पावर का यदि हम बात करें तो पावर का जो फार्मूला होता है वो कई फॉर्म में होता है। एक तो आपका v²/r होता है, ठीक है, इसके बाद एक v × I होता है और एक जो होता है I²R होता है। तो कौन सी एलिमेंट आपको दिया गया है उसके अनुसार जो है आप इस पे मतलब कि पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए आपको वोल्टेज दिया गया है और करंट दिया गया है, तो आप जो है कौन सा फार्मूला लगा सकते हैं, ये वाला फार्मूला लगाइएगा। तो यहाँ से आपको इजीली आ जाएगा कि ये आपका 240 वोल्ट इंटू ये आपका क्या है 0.6 है, तो 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये तो 10 है नीचे आएगा तो ये 10 से 10 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी ये 24 से 4 हाथ में लगल 2 और ये 6 2 12 12 2 14 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये क्या हो जाएगा 144 वाट हो जाएगा और राइट आंसर आपका दिया गया है 144 वाट। तो ये तीनों फार्मूला आप नोट डाउन कर लीजिएगा, कभी भी किसी फॉर्म में जो है आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सैटेलाइट एंड द अर्थ गिव्स राइज टू। तो देखिए जैसे ये आपका अर्थ हो गया, ठीक है, और आप जानते हैं कि इसके चारों तरफ जो है सैटेलाइट जो है आप लॉन्च करते हैं। तो ये सैटेलाइट क्या होता है कि इसके मतलब कि ये सैटेलाइट जो है आपका ये मूव करता है, ये ऑर्बिटल होता है, इलिप्टिकल ऑर्बिटल होता है, तो ये मूव करता रहता है। तो बेसिकली होता क्या है, ये किस तरह से स्टेबल रहता है। तो देखिए स्टेबल ये रहता है कि यहाँ पे जो है अंदर की तरफ क्या लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। अंदर की तरफ क्या लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। बाकी बाहर की तरफ क्या लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये बैलेंस बना हुआ रहता है। और जो आपका सैटेलाइट होता है वो क्या करता है, एक ऑर्बिटल में जिस ऑर्बिटल में उसको मतलब कि
लॉन्च किया जाता है वहां पे जो है वो अपना आवर्तकाल जो है पूरा करता रहता है, यानी कि मूव करता रहता है। ठीक है, तो ये चीज जो है आप याद रखिएगा। सेंट्रीपिटल जो है आपका अंदर की तरफ लगता है और सेंट्रीफ्यूगल जो होता है वो बाहर की तरफ लगता है। ड्यू टू दिस रीजन जो सैटेलाइट होता है वो क्या होता है आपका बैलेंस कंडीशन में होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहां पे हम। यहाँ पे देखिए आपसे बोला जा रहा है कि बाइफोकल लेंस आर यूज्ड बाय द पीपल्स सफरिंग फ्रॉम द, तो देखिए जो बाइफोकल लेंस होता है बेसिकली ये किस टाइप के लेंस के मतलब कि ये किस टाइप के लोगों के लिए यूज किया जाता है। तो देखिए जिसमें यदि निकट दृष्टि दोष जो मायोपिया बोलते हैं जिसको, और आपका दूर दृष्टि दोष उसको जो कि हाइपर माइट्रोपिया बोलते हैं, तो ऐसे लोगों को देखेंगे आप यदि सही ढंग से, तो होता क्या है कि इनके जो चश्मे होते हैं तो ये नीचे जो होता है वो आपका अलग होता है और ऊपर जो होता है वो दूर के देखने के लिए रहता है, यानी कि हाइपरमाइट्रोपिया का होता है ये, और ये आपका जो होता है आपका मायोपिया का होता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो है आपको जो यहाँ पे पूछा गया है कि आपका बाइफोकल के लिए कौन सा यूज करते हैं, मतलब किस टाइप के लोग यूज करते हैं, तो जिनमें ये दोनों दोष पाया जाता है, मायोपिया और हाइपरमाइट्रोपिया का जो दोष पाया जाता है ऐसे लोगों में, तो वहां पे ये बाइफोकल लेंस यूज करते हैं। बाइफोकल लेंस में होता क्या है कि दोनों टाइप का लेंस होता है। जैसे आप जानते हैं कि जो आपका कनकेव लेंस होता है, ये जो कनकेव लेंस होता है वो बेसिकली किसके लिए यूज किया जाता है, तो ये मायोपिया के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और जो आपका कन्वेक्स होता है, ठीक है, कन्वेक्स जो होता है वो किसके लिए यूज किया जाता है, तो ये आपका जो है हाइपरमाइट्रोपिया के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज जो है आप याद रखिएगा कि कन्वेक्स और कनकेव जो है कहां पे यूज किया जाता है। तो ये चीज उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहां पे हम। तो देखिए यहां पे जो पूछा जा रहा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 6 kg एंड हैविंग द पोटेंशियल एनर्जी 480 जूल इज प्लेस्ड एट द हाइट, फाइंड द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी हाइट बताना है। तो यहाँ पे देखिए आप जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी अभी हम आपको बताए थे mgh होता है। यहाँ पे जो है आपको पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्ट दिया गया है, ठीक है, और m की वैल्यू भी दिया गया है, h की वैल्यू जो है, g की वैल्यू जो है 10 यहाँ पे दिया गया है, और h की जो वैल्यू है वो आपको निकालनी है। तो ये उम्मीद करता हूँ ये ज्यादा कुछ खास नहीं है, आप इसको कैंसिल आउट कर दिया जाए तो ये आपका h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे हम। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। देखिए कमर्शियल यूनिट क्या होता है एनर्जी का, ये चीज आपको मैं कल भी बताया था कि जो कमर्शियल यूनिट होता है एनर्जी का वो क्या होता है, किलोवाट आवर होता है। ठीक है, वो किलोवाट आवर में मेजर किया जाता है। बाकी हम पावर के लिए आपको बताए थे कि ये आपका एनर्जी अपॉन में टाइम होता है, और यहीं से आप निकालते हैं एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम, और ये एनर्जी जो होना चाहिए आपका किलोवाट आवर में होना चाहिए। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू क्या होता है आपका 1 यूनिट के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हमेशा जो कमर्शियल यूनिट किस में होता है, किलोवाट आवर में होता है, ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम यहाँ पे, और इससे रिलेटेड और भी आप क्या याद रख सकते हैं। हाँ, एक चीज और भी पूछा जाता है जो कि आपका 1 किलोवाट आवर इक्वल टू जो होता है कितना जूल होता है, ये पूछा जाता है। तो ये 3.6 इंटू 10 के पावर क्या होता है, 6 होता है। ये आता कहाँ से है, यदि आपको ये जानना है तो मैं यहीं पे बता देता हूँ किस तरह से ये आता है। ये जूल होगा क्योंकि एनर्जी है ये। ठीक है, देखिए होता क्या है यहाँ पे, यदि आप जानते हैं कि 1 किलोवाट आवर की वैल्यू यदि आपको निकालनी है तो 1 किलो का आप लिख सकते हैं 1000 वाट, तो आपका सिंपल रहता है। और यदि आप आवर की बात करें तो 1 आवर में कितना होता है आपका, ये आपका 3600 सेकेंड होता है। तो ये आप देखिएगा तो वाट सेकेंड हो गया। ठीक है, आप जब इसको कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 3.6, और ये देखिए 2 3 2 5 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 10 के पावर 6 वाट सेकेंड होगा। अब देखिए वाट सेकेंड को आप जूल से कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि वाट सेकेंड जो होता है आप देखिएगा पावर का जो है, पावर ये सेकेंड है, तो ये इसका आपका एक तो यूनिट एनर्जी का होता है वाट सेकेंड, और दूसरा जो होता है जूल होता है। तो यहाँ पे इसको जो है कन्वर्ट कर सकते हैं जूल में आप डायरेक्ट, तो इसीलिए ये चीज यहीं से आती है, 3.6 × 10⁻⁶ जूल आता है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको डायरेक्ट ये वैल्यू भी पूछा जाता है,
तो यदि आप कभी भूल जाए तो ये किस तरह से निकलता है ये भी आप याद रखिएगा। तो आप 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। कभी कभी हो जाता है कंफ्यूजन कि कहीं यहाँ 5 था कि 6 था, तो उसके लिए मैं आपको ये तरीका बता दिया हूँ। बाकी यदि आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्लाउड्स लुकिंग व्हाइट इन कलर आर ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ। तो देखिए ये भी आपका जो है कंसेप्ट सेम है, एप्लीकेशन अलग अलग है, ठीक है। तो ये जो फिनोमिना होता है ड्यू टू स्कैटरिंग की वजह से होता है, और आप ये भी जानते होंगे कि जो आपका स्काई होता है ब्लू कलर दिखाई देता है वो भी ड्यू टू स्कैटरिंग की वजह से होता है। और इसके अलावा भी एप्लीकेशन में बता रहा हूं कि जो आपका सनराइज और सन मतलब कि आपका जब सनसेट के समय जो होता है वो रेड कलर जो दिखाई देता है आपका, वो भी किसकी वजह से होता है, स्कैटरिंग की वजह से होता है। इसके अलावा जो आपका सी जो होता है वो ब्लू कलर दिखाई देता है, वो भी किसकी वजह से होता है, स्कैटरिंग की वजह से होता है। तो ये सारे एप्लीकेशन जो है आप बार बार सुनते रहिएगा और देखते रहिएगा तो आपको याद रहेंगे, ठीक है। और इन्हीं से क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे इसमें बोला जा रहा है कि विच द वन दैट डज नॉट बिलोंगिंग टू द ग्रुप। तो इसमें से कौन सा है जो कि ग्रुप से बिलोंग नहीं कर रहा है। देखिए एल्युमिनियम क्या है आपका, मेटल है, ठीक है। इसके बाद मैं गोल्ड की बात करूं ये भी मेटल है, सिल्वर की बात करता हूं वो भी मेटल है। हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन ये आपका नॉन मेटल है जो कि इनके साथ जो है बिलोंग नहीं करता है। तो ये आप इस तरह से ही देखकर इसको क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं आपसे। देखिए यहाँ पे जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज वर्क सेड टू बी डन। तो ये 4 एक्टिविटीज दिया गया है और इसमें से आपको बताना है कि कौन से एक्टिविटी है जो कि वर्क डन को मतलब कि फॉलो कर रहा है, जो वर्क डन का आपका डिफिनेशन है। तो सबसे पहले हम वर्क डन की डिफिनेशन की यदि हम बात करते हैं तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो वर्क डन तभी माना जाता है जब आपका डिस्प्लेसमेंट हो, ठीक है। यदि डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है तो आपको वो वर्क डन नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो आपको एक्टिविटी दिया गया है उसमें से देखिए कि कहाँ पे कुछ मतलब ऐसा डिस्प्लेसमेंट टाइप का दिख रहा है या फोर्स अप्लाई हो रहा है। जब कभी भी यदि कोई बॉडी है, यदि आप इस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, यदि ये डिस्प्लेस हुआ तो आपका माना जाएगा कि ये वर्क डन हुआ। अदरवाइज जो है ये डिस्प्लेस होके यहाँ से यहाँ आया तो माना जाएगा कि आपका जो है वर्क डन हुआ है, ठीक है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जितना आप डिस्प्लेसमेंट करें वो आपका और आपका प्रोपोर्शनल जो आपका वर्क होगा फोर्स होगा उसके अनुसार जो है आपका वर्क हो जाएगा, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो आपका जो है वो नहीं होगा। एक दो और भी केस होता है, जैसे थीटा की वैल्यू यदि 90 डिग्री होगी तो मैक्सिमम होगा और मिनिमम होगा, और थीटा की वैल्यू 0 होगी तो उस केस में क्या होगा, आपका मिनिमम होगा, क्योंकि इसके साथ cos थीटा रहता है, ठीक है। ये चीज मैं प्रीवियस वाले वीडियो में भी बता चुका हूँ। तो यहाँ पे आइए देखते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है पिंकी इज वॉकिंग ऑन अ लेबल्ड रोड विथ अ बुक ऑन हर हेड। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि कोई मतलब कि ये पिंकी है, ठीक है, जो कि मतलब क्या है कि इनके ऊपर जो है मतलब कि सिर के ऊपर जो है ये बुक लेकर जो है टहल रही हैं। तो यहाँ पे देखिए जब बुक लेकर टहला जाएगा तो ये कहीं ना कहीं जो है आपका वर्क डन होगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर जो है आपका ये आपका रखा हुआ है। और दूसरी बात ये है कि ये डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट देखा जाए तो यहाँ पे आ रहा है कहीं ना कहीं इस एक्टिविटीज में। तो ये आपका क्या होगा, वर्क डन फिनोमिना जो है कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर, नेक्स्ट जो ऑप्शन है उसकी बात करते हैं। खुशी इज पुशिंग द वॉल ऑफ अ हाउस बट फेल टू डू दिस। तो देखिए वर्क डन तभी माना जाएगा जब आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। सपोज कि मैं इस बॉडी पे जो है इस ऑब्जेक्ट पे यही यदि वाल है, इसको मैं फोर्स लगा रहा हूं इस पे, लेकिन इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो ये वर्क डन हमारा नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे ये मतलब कि इसमें वर्क डन का कोई भी फिनोमिना नहीं होगा। इसके बाद जो है श्रुति इज सिटिंग ऑन द चेयर। देखिए चेयर पर बैठे हैं तो उस केस में यदि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट और आपका फोर्स का कोई फिनोमिना यदि उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा है तो फिर वो कोई वर्क नहीं माना जाएगा ये, ठीक है। इसकी बात जो है हर्ष इज रीडिंग अ बुक। तो इस काले में भी जो है कहीं भी आपको देखिए फोर्स और आपका डिस्प्लेसमेंट का जो है फिनोमिना नहीं आ रहा है, तो इस तरह से ये भी नहीं हो सकता है। तो देखिए वर्क को जो डिफाइन किया गया है
वो बहुत ही मतलब कि एक टेक्निकल फॉर्म में डिफाइन किया गया है। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि यार मैं रीड कर रहा हूं तो ये तो मैं काम कर ही रहा हूं, ठीक है, लेकिन वर्क का जो डिफिनेशन यदि आप एनसीईआरटी बुक को यदि देखिएगा तो बहुत अच्छी ढंग से समझाया गया है कि आप टेक्निकल वर्क में जो है वर्क क्या होता है। ठीक है, तो ये चीज कभी आप कंफ्यूज करें तो आप जरूर एनसीईआरटी का बुक जो है आपका 9th या 10th में आपको वर्क और एनर्जी दिया गया होगा, शायद 9th में है, तो आप इसको एक बार जरूर पढ़िएगा। वो पूरा डिटेल और एक्टिविटी जो है उसमें दी गई है, ये सारी एक्टिविटी जो है वहीं से ली गई है। ठीक है, तो आपको टाइम मिले तो एक बार जरूर उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नॉट अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। तो देखिए कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स, कोवेलेंट के बारे में आपको मालूम होगा, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। यहाँ पे जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल जो भी बनाते हैं उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है। जैसे मैं एक कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जांपल ले लेता हूँ आपका CH4 का, तो यहाँ पे क्या है कि आपका CH4 है, तो ये आपका मेथेन है, ये तो एक ही C है, तो एक ही C है, तो ये वाला C हटा दीजिए आप, ये इरेज कर देते हैं हम। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि एक C है और ये आपका 4 जो है ये आपके हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो ये देखिए क्या है कि इसके इलेक्ट्रॉन जो है, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन जो है इसका, ये शेयर होगा, इसका ये बॉन्ड मतलब कि कंप्लीट हो गया। इसी तरह ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ, इसी तरह ये दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करके अपना जो है जो इसका जो है आपका डुप्लेट और इसका जो है ऑक्टेट कंप्लीट हो जा रहा है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे कि ये देख रहे हैं आप, ये जो है इनको जो है आप बॉन्ड से ये दर्शाया जाता है। तो ये आपका जो है कोवेलेंट बॉन्ड, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड H2O। ठीक है, इसी तरह आप देख रहे हैं ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है, CCl4 है जो है आपका। इसी के तरह ये आपका NH3 है, ठीक है, अमोनिया जिसको बोलते हैं आप। तो इसमें भी आप देख रहे हैं, इजिली आपको दिख भी रहा है कि कोवेलेंट बॉन्ड है। ये यदि आप देखें CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड, और इसको क्विक लैम्प के नाम से भी जाना जाता है। तो आप देखिएगा कि इसमें कौन सा बॉन्ड हो रहा है, ये देखिए आयन के फॉर्म में हो रहा है। इस पे C पे +2 है और ऑक्सीजन पे -2 है, यानी कि इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। ये भी चीज आपको ध्यान रखने वाली होती है क्योंकि डिफिनेशन से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपका जो है कोवेलेंट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, और आपका जो है आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफरिंग होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन जो है कैल्शियम जो है इस ऑक्सीजन को दे देता है, तो ये पॉजिटिव आयन आ जाता है और ये एक्सेप्ट करता है ड्यू टू इसमें नेगेटिव आयन इस पे प्रेजेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये देखने से ही आपको पता चल गया होगा, लेकिन मैं जो डिफिनेशन बताया हूँ आपको वो आप जरूर याद रखिएगा, कोवेलेंट में क्या होता है और आपका आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है। एक दो चीज और मैं बता रहा हूँ आपको, आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है कि इनका जो मतलब कि टेम्परेचर जो होता है, ठीक है, तो बॉइलिंग टेम्परेचर जो होता है ये बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू आपका कोवेलेंट कंपाउंड के, उसके यदि संबंध में बात किया जाए तो। ठीक है, कंडक्टिविटी की मैं बात करूं तो इसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो पुअर कंडक्टिविटी होती है, लेकिन इनके चूंकि आयन होते हैं और जो फ्री स्टेट में होते हैं तो ये क्या होता है, मोर कंडक्ट करते हैं। तो 2-3 प्रॉपर्टी जो है आप जरूर इसको ध्यान में रखिएगा। कंडक्टिविटी इसकी ज्यादा होती है, पॉइंट जो बॉइलिंग पॉइंट भी जो होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कोवेलेंट बॉन्ड एलिमेंट, मतलब जो भी कंपाउंड होते हैं उसके कंपेयर में। ठीक है, तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन मैं बताया था अभी जस्ट अभी फिलहाल बताया था, मैं आपको बोलता था कि कभी भी देखिए क्या होता है कि होता क्या है कि ऑप्शन भी कभी कभी क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे वही चीज हुआ, वहां पे ऑप्शन में था, अभी पीछे में क्वेश्चन बता रहा था, और वही चीज जो है आपको देखिए यहाँ पे ऑप्शन में मिल गई, मतलब क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पे आप इजिली आप बता सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि यदि आप कन्वर्ट कीजिएगा तो ये 1000 और 1 किलो वाट की बात कर रहा हूँ, वाट को उसी तरह छोड़ दीजिए, ये आपका 3600 सेकेंड और ये आपका वाट, सपोज यहाँ पे आप वाट सेकेंड कर लीजिए। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 36 और कितना जीरो है आपका, तो ये आपका 2 ये और 3 ये यानी कि 5 है। अब देखिए यहाँ पे 3 और ये 2 5, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका। इसके बाद यदि कभी कभी इस फॉर्म में भी पूछा जाता है 10 के पावर 6, सपोज ये प्लस है तो ये आपका क्या होगा, जूल हो जाएगा, या डायरेक्ट कभी कभी इस फॉर्म में भी पूछा जाता है आपका,
तो किस फॉर्म में दिया हुआ है वो आपको ध्यान में रखना है, लेकिन पूछता जरूर है क्वेश्चन, तो इसको जो है आप ध्यान में रखिएगा। यदि कभी आप भूल जाएं तो जो मैं निकालने का विधि बताया हूं उस विधि से आप निकाल सकते हैं। तो देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। इसमें देखिए सिंपल सा क्वेश्चन पूछा रहा है कि आपका जो मरकरी है उसका जो है ओर क्या होता है। तो उसका जो ओर होता है वो मरकरी का वो आपका सीनेवार होता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर जो है अच्छा लगा होगा और आप इसी तरह से बराबर जो है बने रहें। और मैं आपको पूरा जितना भी अभी तक का क्वेश्चन पेपर मेरे पास है, जैसे आपको मैं बताया था कि एनटीपीसी का मैं कराने वाला हूँ, जेई का, ठीक है, इसके बाद आपका ग्रुप डी का और एएलपी का, इतना मैं पेपर आपको करा दूंगा। और इतना पेपर जो है सफिशिएंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जो अभी नेक्स्ट एग्जाम आपका एनटीपीसी और ग्रुप डी आने वाला है। इसमें मैं बता दे रहा हूँ कि जो साइंस का लेवल है अभी जो 2019 और 18 में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका लेवल पहले के कंपेयर में बहुत अच्छा है। तो आप जो है साइंस का क्वेश्चन पहले से जो पहले आए थे और अभी का जो क्वेश्चन जिस टाइप से मैं करा रहा हूँ आप एक बार देखकर मिला सकते हैं। इसमें जो है 20% जो क्वेश्चन है वही मैच करेंगे, बाकी 80% क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल के पूछे गए हैं और वो सारे क्वेश्चन मैं इस सीरीज में कराने वाला हूं। तो जो लोग भी नए हैं वो लोग जो है आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ये आपका सेट नंबर 8 है, ठीक है। तो आप जो है सेट नंबर 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं या यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। जितना ज्यादा आप देखिएगा फायदा आपके लिए होगा ये, ठीक है, क्योंकि मैं पहले जो कंसेप्ट बता दिया रहता हूँ उसको थोड़ा जब फिर मतलब दोबारा बताना होता है तो थोड़ा सा उसको हम मतलब कम में ही मतलब बताते हुए आगे निकलते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों। तो फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू दोस्तों।